पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर के बारे में और यह समझ चुके थे कि कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है और कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, कैसे पहचाना जाएगा। तो स्केलर में आपको बताया गया कि जिसके पास मैग्नीट्यूड है केवल, कोई डिफरेंट डायरेक्शन नहीं है, उसे स्केलर कहेंगे। और जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डिफरेंट डायरेक्शन है और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर डिस्टेंस को फॉलो करेगा तो वेक्टर कहा जाएगा। करंट इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था। करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों था, लेकिन उन ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं कर पाया, इसलिए करंट को हम लोगों ने स्केलर में रखा। भाई कुछ पॉइंट ऐसे पता चला कि स्केलर इंटू स्केलर, स्केलर स्केलर बाय स्केलर, स्केलर वेक्टर और स्केलर मिलकर के वेक्टर, और वेक्टर वेक्टर के साथ रहेगा तो कभी स्केलर कभी वेक्टर, वेक्टर वेक्टर कॉस थीटा स्केलर, वेक्टर वेक्टर साइन थीटा बराबर वेक्टर। तो इस चैप्टर में तो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर को कैसे सॉल्व किया जाएगा। मतलब आप समझ चुके हैं कि फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, इम्पल्स, सब क्या है, सब वेक्टर है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुना करेंगे, इसके बारे में तो हम लोग सीधे वेक्टर लिखेंगे। ऐसा नहीं लिखेंगे कि फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ऐसा कुछ नहीं, सीधे लिखेंगे वेक्टर। अगर हम बोल रहे हैं कि वेक्टर, इसका मतलब जो इच्छा आप समझ सकते हैं, फोर्स समझ सकते हैं, उसको वेलोसिटी समझ सकते हैं, एक्सीलरेशन समझ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट समझ सकते हैं, मोमेंटम समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। इसे हम ही बोलने जा रहे हैं कि वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। आप समझिए कि जो हम वेक्टर के बारे में बोल रहे हैं वो सबके साथ होने वाला है, फोर्स के साथ होने वाला है, वेलोसिटी के साथ होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट के साथ होने वाला है, जितने वेक्टर हैं सबके साथ ही लागू होगा। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है इसे आलेखन, वेक्टर को कैसे दिखाना है, कैसे आलेखित करना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है, कैसे उसके बारे में बताना है। तो कहता है कि वेक्टर को हम लोग एक एरो से दिखाते हैं। किसी भी वेक्टर को हम लोग एक एरो से दिखाते हैं। एरो मतलब कोई तीर का चिन्ह, और जिधर एरो है उसको हम लोग हेड बोलते हैं और इस तरफ हम लोग बोलते हैं टेल। या तो समझिए इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट। किस तरफ जाना है बता रहा, स्टार्टिंग यहाँ से होगा, फाइनल यहाँ है। तो फाइनल तरफ हम लोग क्या बोलेंगे, हेड, और इधर बोलेंगे हम लोग टेल। तो किसी वेक्टर को हम लोग एरो से दिखाते हैं। मान लिया हमको फोर्स दिखाना है तो दिखाएंगे कि एक फोर्स वेक्टर है, ऐसे तीर लिख देंगे और बताएंगे कि फोर्स है। अगर यहाँ पर लिख दें हम 10 न्यूटन, इसके बारे में लिख दें कि 10 न्यूटन, तो फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। आपको ऐसे तीर का निशान लिखिए और यहाँ लिख दिए कि 10 न्यूटन, लोग समझेंगे कि यहाँ पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, 10 न्यूटन, फोर्स वेक्टर है। आप मान लिया ऐसे लिख दीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, तो हम लोग समझ जाते हैं कि वेलोसिटी के बारे में बात किया जा रहा है। 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, डायरेक्शन इधर। तो ये जो एरो से हम लोग रिप्रेजेंट इसलिए करते हैं क्योंकि जो एरो का लेंथ है, लेंथ ऑफ एरो, इसको हम लोग समझते हैं कि क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। लेंथ ऑफ एरो बता रहा है आपका मैग्नीट्यूड, परिमाण। ये जो लंबाई है परिमाण बता रहा है। जैसे मान लिखिए 10 न्यूटन, इसका मतलब ये थोड़े कि यहाँ से यहाँ तक 10 है, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर लिए हैं तब लिखे 10 न्यूटन, ऐसा कुछ नहीं। बस एक तरीका रिप्रेजेंट करने का है कि मतलब इसे 10 न्यूटन, जैसे मान लो देखना 20 न्यूटन, तो थोड़ा सा लगना चाहिए कि 10 से बड़ा है 20। तो आपको पता चला कि लंबाई ही बता रहा है इसके मैग्नीट्यूड को, लंबाई बड़ा हो गया वरना मैग्नीट्यूड ज़्यादा है कि नहीं। तो 10 न्यूटन और 20 न्यूटन, तो ये हो गया लंबाई क्या बता रहा है इसके, मैग्नीट्यूड को। देख लें छोटा लंबाई तो 10 न्यूटन, बड़ा लंबाई तो बोले 20 न्यूटन। ऐसे ऐसा नहीं कि 20 है तो 20 मीटर मापना पड़ेगा, ऐसा नहीं। और इसको मीटर में मापा नहीं जाता। मीटर में मापेंगे, अगर मान लिखें कि यह 3 मीटर, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसलिए ऐसा कोई यूनिट मीटर में होगा ये वाली बात नहीं कि लेंथ है तो मीटर में मापना, ऐसा नहीं। अब जो यहाँ लिखेंगे उसी तरह से हम लोग समझ लेंगे। इसे मीटर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट है बोलेंगे वेलोसिटी वेक्टर है, न्यूटन फोर्स का यूनिट है बोलेंगे कि फोर्स वेक्टर है। जिससे लंबाई इसका ज़्यादा बोले इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो लेंथ ऑफ एरो मैग्नीट्यूड बताता है, गिव्स मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन ऑफ एरो, जो एरो का डायरेक्शन है, गिव्स डायरेक्शन, गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, आई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर।
तो लेंथ एरो का लंबाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कौन बताता है, एरो का डायरेक्शन। जैसे ही बता रहा है कि फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, जिस तरह भी तीर जा रहा है एक डिफरेंट डायरेक्शन है कि नहीं, एकदम टू दी पॉइंट आप बता पा रहे हैं कि इधर जा रहा है। तो एरो के द्वारा हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ उसका मैग्नीट्यूड बता देता है और डायरेक्शन एरो उसका डायरेक्शन बता देता है। तो मान लीजिए कि कोई वेक्टर है ए, कोई वेक्टर है ए, वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का मतलब ऐसे लिखेंगे हम लोग, वेक्टर ए को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाएगा, ए के ऊपर तीर का निशान ऐसे मार देंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर ए। अब ई एरो का निशान अगर ऊपर दे दिए इसका मतलब नहीं कि ए का डायरेक्शन इधर है, ए का डायरेक्शन इधर ही गारंटी नहीं। ए का डायरेक्शन अगर इधर भी रहेगा तो इसको लिखेंगे ऐसे, ए का डायरेक्शन इधर भी रहेगा तो इसको भी लिखा जाएगा ऐसे। मतलब ए के ऊपर जो छोटा सा एरो हम लोग देते हैं, ई यह नहीं बताता कि ए का डायरेक्शन किधर है, ये सिर्फ यह बताता है कि एक वेक्टर, ए के ऊपर जो हम लोग एरो का डायरेक्शन दे रहे हैं यह नहीं बता रहा है कि ए एक मतलब ए का डायरेक्शन इधर है, ये नहीं बता रहा कि बी का डायरेक्शन इधर है, ये नहीं बता रहा बी का डायरेक्शन इधर है, ये सिर्फ बी के ऊपर जो तीर का निशान ही बता रहा है कि बी एक वेक्टर है। अगर हम मान लिया जाए कि ऐसे कोई वेक्टर जा रहा है, इसको लिख दें कि ऐसे, तो सिर्फ बता रहा है कि एफ एक वेक्टर है, डायरेक्शन तो इधर है, ये बता रहा है डायरेक्शन मेन रूप से। तो किसी के ऊपर एरो दे देना, ई नहीं बताता कि ए का एक डायरेक्शन है, ये बताता सिर्फ कि एक वेक्टर है, ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेक्टर ये है। डायरेक्शन किधर है तो क्वेश्चन बताएगा कि ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, साउथ है, अप है, डाउन है, वो क्वेश्चन तय करेगा। तो ए के ऊपर जो एरो देना इसका मतलब ये नहीं कि ए का ही डायरेक्शन है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि एक वेक्टर। तो इसको पढ़ेंगे वेक्टर। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, जैसे ही वेक्टर है इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन कहता है कि अगर ए पर आप ऐसे मॉड लगा दें तो सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड बता रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो ई जो है क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बता रहा है। ऐसा नहीं कि ए वेक्टर नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखना थोड़ा हम लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सिर्फ ए लिखा, तो ये समझ में नहीं आता कि ए कोई वेक्टर था या नहीं था, सिर्फ लगता है कि ए एक मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड तो स्केलर का भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई ए वेक्टर लिख करके मॉड लिखता है तो कंप्लीट हो जाता है कि ए कोई वेक्टर ही है, उसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया जा रहा है। मैंने वास्तव में ए वेक्टर ही है, हमें अभी तत्काल में उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, उसे डायरेक्शन से कोई लेना देना अभी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें डायरेक्शन ही नहीं है, वेक्टर ए में डायरेक्शन है, लेकिन अभी हमें सिर्फ वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से मतलब है। या फिर किसी क्वेश्चन को हम लोग जब सॉल्व कर रहे हैं तो मान लिया किसी वेक्टर के सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब रहा होगा, तो ऐसा लिखा जाएगा। तो ऐसे लिखने से थोड़ा स्पष्ट पता चलता है कि ये कोई वेक्टर ही है, हमें उसका अभी तत्काल में मैग्नीट्यूड का जरूरत है, इसलिए ऐसे लिखा है। और ऐसे लिखने से थोड़ा ये कन्फर्म नहीं हो पाता कि ये कोई वेक्टर था भी या नहीं था, सिर्फ लगता है कि एक मैग्नीट्यूड है। लेकिन हाँ, मान लीजिए कि क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, पहली बार ऐसे लिख दिया, आप दूसरी बार से ऐसे लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। जिस समय क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, पहला बार ऐसे लिख दिया, अगला बार से ऐसे लिखते जाएंगे तो समझ में आता है कि वेक्टर ही है। या फिर क्वेश्चन नहीं मेंशन है कि वेक्टर ए, तो फिर कहने का बात ही नहीं, यही लिखिए आप तो सब समझ जाएगी। तो क्वेश्चन में लिखा है कि वेक्टर ए वेक्टर है ये, और ऐसे लिखे, इसका मतलब हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। दिक्कत तब होता है जहाँ पता नहीं, जैसे कि मान लो कोई लिख दिया सिर्फ बी, तो पता नहीं चलता है कि बी वेक्टर है या नहीं, सिर्फ लगता है कि बी एक संख्या मैग्नीट्यूड है। लेकिन कोई लिख दे कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो लगता है कि बी कोई वेक्टर था, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया जा रहा है। तो ऐसे लिखे तो हम लोग समझते हैं कि मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखे तो वेक्टर। तो ये हो गया वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। आइए क्या है हम लोग का मैग्नीट्यूड। अब क्या हम लोग करने जा रहे हैं कि वेक्टर में जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो दोनों है, इसमें ये हुआ वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का रिप्रेजेंटेशन। और अगर वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भागा दे दें, ये हो गया वेक्टर, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में मैग्नीट्यूड से भागा देंगे तो क्या बचेगा, डायरेक्शन। तो इसका मतलब खाली क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये बता रहा है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ए कैप, ए कैप से लिखा जाता है, इसे कैप पढ़ते हैं।
तो इस तरीका से यूनिट वेक्टर निकालने का, या यूनिट वेक्टर नहीं बोलेंगे भी, डायरेक्शन बोलेंगे, किसी वेक्टर का डायरेक्शन बताने का एक अच्छा तरीका है कि उसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, उसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, वह उस वेक्टर का डायरेक्शन बता देगा। बाकी आगे हम लोग बात करेंगे, तो बस एक फार्मूला के तौर पर इसे ध्यान रखिएगा कि किसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से अगर भाई माने डिवाइड कर दिया जाए तो समझना है कि क्या हो गया, उसका डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर है। तो इस तरह से हमने सीखा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। वेक्टर है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों, सिर्फ मैग्नीट्यूड और सिर्फ डायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो क्लियर हो गया कि वेक्टर के पास दो चीज है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के बारे में क्या कहना हो, तो जितना लंबा आप लाइन खींचेगा हम लोग समझेंगे मैग्नीट्यूड का मान ज्यादा है। बात है डायरेक्शन का, तो ऐसे जो हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन के बारे में कि दिशाएं 10 हैं, डायरेक्शन 10 है, जो नॉर्मल हम लोग बोलते हैं, इधर जिसे बोलते हैं ईस्ट, बोर्ड के हिसाब से। बाकी तो आप जहाँ हैं उसके हिसाब से अपना ईस्ट वेस्ट कमरा का अपना अलग होगा। बोर्ड के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 डायरेक्शन ही हो गया। और 4 डायरेक्शन ही बीचों बीच, इसको बोला जाएगा नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट के बीचों बीच। बीचों बीच कहने का मतलब 45 डिग्री। अगर क्वेश्चन बोले कि एक वेक्टर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है तो समझना कि नॉर्थ ईस्ट के बीचों बीच जा रहा है। इसको बोला जाएगा साउथ ईस्ट, इधर से भी 45 डिग्री और इधर से भी 45 डिग्री। इसको बोला जाएगा साउथ वेस्ट, इधर से भी 45 डिग्री, इधर से भी 45 डिग्री। और इसको बोला जाएगा नॉर्थ वेस्ट, इधर से भी 45 डिग्री, इधर से भी 45 डिग्री। तो 8 डायरेक्शन हम लोग सीख लिए, 4 साइड और 4 कॉर्नर। अगर आप अपने कमरा में कर रहे होंगे 4 साइड और 4 कॉर्नर, तो एक ऊपर भी होगा और एक नीचे भी होगा। हमारे बोर्ड के हिसाब से ऊपर इधर है और नीचे इधर होगा, बोर्ड के हिसाब से। आप अपने कमरा में हैं तो कमरा में तो 4 डायरेक्शन पता ही चल रहा होगा और 4 कॉर्नर और अप और डाउन। तो हमारे बोर्ड के हिसाब से आप यहाँ बाहर की ओर, बोर्ड से बाहर की ओर आएंगे तो बोलेंगे अप, बोर्ड से अंदर की ओर जाएंगे तो बोलेंगे डाउन। तो इसको तो दिखा पाना संभव नहीं, बाहर और अंदर, तो इसको दिखाने का एक तरीका होता है। ऐसे दिखाएं तो हम समझ जाना कि अप, ये बोर्ड से बाहर निकलता हुआ वेक्टर है। और ऐसे देखे क्रॉस कर दें तो समझना कि बोर्ड से, बोर्ड के अंदर जाता हुआ वेक्टर है, अप और डाउन। बाहर की ओर बोले अंदर की ओर, बोर्ड से बाहर की ओर, बोर्ड से अंदर की ओर, अप डाउन। तो दिशाएं कितना हुआ, 10। वास्तव में दिशाएं 10 ही नहीं, जैसे कि आप समझिए कि बता रहे हैं कि एक फुटबॉल लीजिए और एक फुटबॉल में उसमें सुई डालना शुरू कीजिए, एक फुटबॉल में सुई डालना शुरू कीजिए। तो एक फुटबॉल में बहुत सारे सुई हम लोग उसमें डाल सकते हैं और हर एक सुई का डायरेक्शन अलग अलग हो। इसका मतलब अनंत, डायरेक्शन इन्फिनाइट है। एक सुई में आप एक मतलब फुटबॉल में एक सुई डालिए, एक सुई नहीं बहुत सारे सुई डालिए और हर एक सुई का डायरेक्शन देखिए आप, सब अलग अलग नजर आएगा। या फिर समझिए कि एक बल्ब से लाइट निकल रहा है, तो बल्ब से जो लाइट निकल रहा है लाखों प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, लाइट रे निकल रहा है, हर एक लाइट रे का डायरेक्शन अलग अलग है। इस तरह से दिशाएं अनंत हो सकती हैं। तो कुछ और डायरेक्शन है जो आपको काम आएगा, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जिससे कि मान लिया जाए इधर जा रहा है ईस्ट और नॉर्थ की तरफ से, लेकिन ये 45 डिग्री नहीं दोनों तरफ, मान लो इधर से 30 डिग्री, या बोलने वाला ये भी बोल सकता है कि इधर से 60 डिग्री। बात तो देखिए दोनों डायरेक्शन सेम ही है, लेकिन ये 45 डिग्री तो नहीं है बीचों बीच। अगर 45 डिग्री होता तो इसे बोलते नॉर्थ ईस्ट। तो इसका लिखने का तरीका, इसको लिखा जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसे पढ़ते हैं 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऐसे पढ़ेंगे 30 डिग्री। और जिधर से एंगल नहीं बना मैंने उधर, या तो समझो कि 30 डिग्री हम किधर जा रहे हैं, नॉर्थ की ओर,
किधर से? बोले ईस्ट से। 30 डिग्री नॉर्थ की ओर जा रहे हैं ईस्ट की तरफ से, या फिर 30 डिग्री जैसे खाली इधर पहले पढ़ लो, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसे पढ़ेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इस क्वाड्रेंट का बात हुआ। अगर आप इस क्वाड्रेंट में आना चाहते हैं और इधर से हम मान लिख दें 37 डिग्री, इधर से लिख दें 53 डिग्री, इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया वेस्ट। तो अगर इधर से पढ़ेंगे 53 के तरफ से पढ़ेंगे 53 डिग्री नॉर्थ, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, इसे पढ़ा जाएगा 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। या तो इधर से पढ़ेंगे तो 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। 37 से पढ़ेंगे तो इधर खाली रहेगा 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। और 53 की तरफ से पढ़ेंगे तो 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इस तरह से डायरेक्शन लिखा जाता है। अगर हम इस क्वाड्रेंट में देखें और इधर से मान लिया जाए कि 20 डिग्री है, इसे पढ़ेंगे 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। और अगर इधर से पढ़ेंगे तो 70 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, इधर से पढ़ेंगे तो 70 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, इधर से पढ़ेंगे तो 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। उसी तरह से आप इस क्वाड्रेंट में भी जा सकते हैं। इधर से मान लीजिए 30 डिग्री, इधर से मान लीजिए 60 डिग्री। तो 30 डिग्री तरफ से पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री साउथ जा रहे हैं किधर से? ईस्ट से। इधर से पढ़ेंगे तो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो इस तरह से सभी डायरेक्शन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब डायरेक्शन भी बुक में लिखा हुआ मिलेगा कि वेक्टर 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ जा रहा है। तो हमें ड्रा करने के लिए आना चाहिए कि 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या है, कि 60 डिग्री हम लोग ईस्ट की तरफ भाग गए हैं, किधर से? नॉर्थ से। नॉर्थ से 60 डिग्री भाग गए, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये था कुछ डायरेक्शन जो आगे वेक्टर के डायरेक्शन को समझने में मदद करेगी। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा एक टॉपिक बात कर लेते हैं, पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। टाइप्स ऑफ वेक्टर। अभी हम लोग ना वेक्टर का एडिशन शुरू किया, ना सब्ट्रैक्शन, ना मल्टीप्लिकेशन, कुछ ऐसा शुरू नहीं किया अभी सिर्फ वेक्टर के बारे में ही समझ रहे हैं कि कैसे लिखना है, किस डायरेक्शन में होता है, किस डायरेक्शन को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे तो उसका क्या मतलब निकल के आएगा, किसको वेक्टर बोलेंगे, किसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे, किसको डायरेक्शन बोलेंगे, अभी ये सब बात चल रही है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला है हम लोग का इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर उसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम। मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो हम लोग इसको कहना पड़ेगा कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर, ये इक्वल वेक्टर। वेक्टर ए का मॉड बराबर वेक्टर बी का मॉड। और साथ साथ हम ये भी बता रहे हैं अभी आपको कि वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है। पैरेलल माने मैग्नीट्यूड बराबर है, अब पैरेलल है ही नहीं, इक्वल नहीं कहा जाएगा। इक्वल तब कहा जाएगा जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। डायरेक्शन तो सेम है नहीं, मान लो इसका लंबाई 10, इसका भी लंबाई 10, तो मैग्नीट्यूड तो बराबर हुआ लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। लेकिन दोनों पैरेलल रहेंगे तो गारंटी की डायरेक्शन सेम ही होगा। ऐसा नहीं कि पैरेलल बोलेंगे तो गारंटी, मैंने पैरेलल में तो ऐसे भी हो सकता है, इक्वल थोड़े हो गया, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर है, इक्वल नहीं हुआ, इक्वल ही हुआ। हाँ, तो एरो का चिन्ह यहाँ दिखाना पड़ेगा, पैरेलल होने के बावजूद भी आपको एरो दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दोनों पैरेलल तो इक्वल ही होगा, ये दोनों भी पैरेलल, इक्वल कहाँ है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, हम लोग उसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। जैसे कि आप ये बात तय कर चुके हैं पहले ही कि स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। मैं हम लोग क्या कर चुके हैं, स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। तो मान लिया जाए हम बोलें कि एक कार 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है आगे की ओर, 10 मीटर पर सेकेंड से आगे की ओर जा रहा है, और एक कार 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, राइट।
एक कार 10 मीटर पर सेकंड से राइट की ओर जा रहा है, दाएं की ओर हमारे, और एक कार हमसे आगे की ओर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो दोनों वेलोसिटी इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन दोनों का डायरेक्शन इक्वल नहीं है। ये नहीं कह सकते कि दोनों कार का वेलोसिटी इक्वल है। हाँ, ये कह सकते हैं कि दोनों कार का स्पीड इक्वल है, क्योंकि स्पीड को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। स्पीड स्केलर है, उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है सिर्फ। तो इधर जाने वाले कार का भी स्पीड 10 है और इधर जाने वाले भी कार का स्पीड 10 है, तो आप ये समझिए कि दोनों का स्पीड इक्वल है, दोनों का वेलोसिटी इक्वल नहीं है। वेलोसिटी इक्वल तब कहा जाएगा जब दोनों कार 10 मीटर पर सेकंड से इसी डायरेक्शन में जाएगा, सेम डायरेक्शन में, तब बोलेंगे कि दोनों कार का वेलोसिटी इक्वल है। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी इक्वल नहीं कहा जाएगा, स्पीड इक्वल कहा जाएगा। और अगर एक कार इधर जा रहा है 10 से और दूसरा कार ही इधर ही जा रहा है 20 से, फिर भी कहा जाएगा कि वेलोसिटी इक्वल नहीं है, क्योंकि एक 10 से जा रहा है, एक 20 से, डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं इस बार, तो ये वेलोसिटी इक्वल नहीं है। यहाँ स्पीड भी इक्वल नहीं है, एक 10 से और एक 20 से, इस केस में ना स्पीड इक्वल है ना वेलोसिटी इक्वल है। लेकिन अगर दोनों 10 से इधर जा रहा है, बोलेंगे दोनों का वेलोसिटी इक्वल है। एक 10 से इधर जा रहा है, एक 10 से इधर, बोलेंगे दोनों का स्पीड इक्वल है, वेलोसिटी इक्वल नहीं। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं इक्वल वेक्टर क्या है। आप एक वस्तु पर फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन इधर, एक वस्तु पर फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन इधर, दोनों फोर्स इक्वल नहीं है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो ये होगी आपका इक्वल वेक्टर। दूसरा है अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर में क्या है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो अभी भी हम ये बात जानते हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर ही है, और वेक्टर ए वेक्टर बी पैरेलल भी है। देखिए ये बात यहाँ भी लिखा हुआ था कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर और पैरेलल है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर और पैरेलल है, लेकिन आप यहाँ देखिए डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है। डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, इसको बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। और इसको ऐसे लिखा, इसको तो लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, इसको लिखेंगे वेक्टर ए इक्वल टू माइनस बी। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो माइनस साइन लगाना पड़ता है वेक्टर में, तो हम समझ आते हैं कि डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गया। मतलब कि एक गाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, हमसे दूर जा रहा है आगे की ओर, और एक गाड़ी हमारी ओर 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। एक गाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड से हमसे दूर जा रहा है, एक गाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड से हमारी ओर आ रहा है। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, 10 और 10। तो एक को लिखेंगे +10, तो एक को लिखेंगे -10 वेलोसिटी के रूप में। अगर वेलोसिटी आपको बताना तो एक को लिखना पड़ेगा +10, एक को लिखना पड़ेगा -10। वास्तव में माइनस लिखने का सेंस हो गया कि जिधर +10 जा रहा है उसका अपोजिट है -10। लेकिन दोनों गाड़ी का जो स्पीड है क्या है, 10 ही है, उसमें माइनस लिखने की जरूरत नहीं। दोनों गाड़ी का स्पीड, एक जा रहा है गाड़ी 10 के स्पीड से, एक आ रहा है गाड़ी 10 के स्पीड से, दोनों का स्पीड 10 ही मीटर पर सेकेंड है। लेकिन वेलोसिटी लिखने का बारी आएगा तो कोई लिखेंगे कि +10 है, वो का लिखेंगे -10। और ये माइनस साइन ये नहीं बता रहा कि वेलोसिटी -10 है, मैग्नीट्यूड कहीं माइनस नहीं होता वेलोसिटी का। किसी गाड़ी का वेलोसिटी कितना होगा, मिनिमम 0 होगा। -10 मतलब क्या, 10 मतलब कहीं जा ही रहा होगा 10 से। तो माइनस का ये मतलब सिर्फ ये निकल रहा है कि डायरेक्शन चेंज। इससे आप समझिए कि किधर जा रहा है किधर आ रहा है, बस इतना ही सेंस समझना है माइनस का मतलब। तो जाने वाला गाड़ी का वेलोसिटी अगर +10 बोलेंगे तो आने वाला गाड़ी का वेलोसिटी -10। आप किसी एक बड़ी पर फोर्स लगा रहे हैं, इसे एक लगा रहा है इधर से 10 न्यूटन, एक लगा रहा है इधर से 10 न्यूटन, तो इसको बोलेंगे +10 न्यूटन, इसको बोलेंगे -10 न्यूटन। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। इस बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर से बोलेंगे 5, इधर से बोलेंगे 5। तो मैग्नीट्यूड 5 है, लेकिन अगर वेक्टर की तरह से देखा जाए तो ये +5 है तो ये -5 है, इसलिए 5 और ये -5 मिल करके 0 आएगा। चूँकि फोर्स वेक्टर इसलिए 5 0 हो रहा है। अगर ये फोर्स वेक्टर नहीं होता तो 5 10 होता। अलजेब्रा वाला मेथड फॉलो करते हैं हम लोग। ये वेक्टर के नियम से हो रहा है कि 5 और इधर 5 कितना आ रहा है 0, क्योंकि फोर्स वेक्टर है। इसको +5 बोलेंगे, इसको -5 बोलेंगे। तो ये हो गया आपका अपोजिट वेक्टर। तो ये हो गया इक्वल वेक्टर और दूसरा हो गया अपोजिट वेक्टर।